ईरान पर हमले का नया वीडियो सामने आया है और अभी अभी खबर यह है कि इस्फहान पर अमेरिका ने हमला किया है। ईरान पर हमले का यह नया वीडियो सामने आया, अभी अभी खबर यह आ रही है कि इस्फहान पर हमला किया है। इस्फहान पर हमले का मतलब आप समझिए, ईरान के जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट इंस्टॉलेशंस थे, जो ऐसे सेंटर्स थे, वो शहर है इस्फहान और वहां पर यह अटैक किया गया है। इसके पहले ईरान ने इजराइल के उन न्यूक्लियर सिटीज पर अटैक किया जहां पर उसकी नाभिकीय शक्ति का केंद्र है। वहीं दूसरी तरफ अब देखिए इस्फहान से खबर आ रही है, इस्फहान जिसकी चर्चा शुरू से ही रही है। ये तस्वीरें आई हैं, देखिए हमला हुआ, धमाके के बाद कैसे धुआं उठ रहा है, अफरा तफरी चारों तरफ, लोग सड़कों पर इधर उधर भागते नजर आए। बड़ा हमला किया गया है जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, अभी अभी की ये तस्वीरें हैं इस्फहान की जहां पर अमेरिका ने हमला किया है। मनीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मनीष के पास ही जाएंगे। मनीष, ये बताइए, ये जो खबर आ रही है इस्फहान को लेकर, ये ठीक इजराइल में जो उसकी न्यूक्लियर सिटीज पर हमला हुआ उसके बाद ये अटैक इस्फहान पे हुआ, इसको रिलेट करके देख सकते हैं क्या? बदला लिया गया या मैसेज दिया गया ईरान को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों ही मुल्क, दोनों देश, दुश्मन देशों के उन जगह पर अटैक कर रहे हैं जहां पर कि न्यूक्लियर मटेरियल होने की आशंका है। यानी कि इस बात को लेकर भी तब ये खतरा बना रहता है कि अगर वाकई में वहां पर न्यूक्लियर मटेरियल है और वहां पर अगर आप बॉम्बिंग करते हैं तो फिर लीकेज हो सकता है, फिर वहां पर एक न्यूक्लियर हादसा हो सकता है। ईरान की तरफ से इजराइल के जो डिमोना प्लांट, जहाँ पर कि इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट कहा जाता है, वहाँ पर अटैक किया गया। इसके अलावा नेगेव में भी जहाँ पर कि इजराइल का एक न्यूक्लियर प्लांट बताया जाता है, वहाँ पर हमला किया गया था। इसके बदले में अगर आप देखें तो इजराइल और अमेरिका की तरफ से इस्फहान में, फोर्दो में, नतांज में, इन सब जगह पर कार्रवाई की जाती है और इन सब जगह पर ईरान के न्यूक्लियर मटेरियल के छुपे रहने की बात बताई जाती है। तो जाहिर है कि दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि उन जगह को टारगेट किया जाए। और ऐसे में आपने बिल्कुल सही कहा, ये आज खतरा तो बना ही रहता है कि अगर न्यूक्लियर लीक हुआ तो फिर आप क्या करेंगे, और अगर ऐसा कुछ हो गया तो एक नए किस्म का हादसा पूरी दुनिया के सामने होगा। ऐसी स्थिति में जब ऑलरेडी पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है, परेशान है कि किस कदर ये युद्ध भड़क रहा है और इसकी चपेट में किस कदर जो है सो पूरी दुनिया अब आती जा रही है, वहाँ पर वो कहते हैं ना कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो वही स्थिति बन रही है कि युद्ध भी चल रहा है और ऊपर से एक न्यूक्लियर हादसा भी हो जाए। बिल्कुल, और वैसी स्थिति देखने को मिल भी रही है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पूर्व राजदूत दीपक वोहरा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही नितिन कोहली सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन कोहली सर का रुख करें उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ गई है। इजराइल में अभी अभी ईरान का बड़ा हमला हुआ है। ये ईरान की तस्वीरें आप देख रहे थे जहां इस्फहान पर अटैक, और एक और बड़ी जानकारी, इजराइल में ईरान का बड़ा हमला। मध्य इजराइल में ईरानी मिसाइल गिरी है। क्लस्टर मिसाइल गिरने के बाद विस्फोट हुआ, स्कूल में गिरने के बाद जोरदार धमाका। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, मध्य इजराइल में ईरानी क्लस्टर मिसाइल गिरी है। तो दर्जनों मिसाइल एक साथ दागी गई, क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और फिर धमाका। और मध्य इजराइल में 20 से ज्यादा विस्फोट हुए हैं। ईरान ने क्लस्टर बम से हमला किया है इजराइल के ऊपर। क्लस्टर वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं इजराइल के ऊपर। तेल अवीव पर ईरान के हमले जारी हैं। रिहायशी इलाकों पर ईरान का हमला, ईरानी मिसाइलों ने बड़ी तबाही मचाई है। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तेल अवीव वो शहर जहां पर ईरान की तरफ से सबसे ज्यादा तबाही मचाई जा रही है। चाहे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, आज हमने आपको परमाणु साइट्स पर किस तरीके से हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं वो तस्वीरें दिखाई, और अब रिहायशी इलाकों की तस्वीरें जहां ईरान का हमला जारी है, मिसाइलों से तबाही मचाई गई है। तो नेगेव की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां पर हमले जारी हैं, और अब ये देखिए तस्वीरें, तेल अवीव में भारी तबाही ईरान की तरफ से मचाई जा रही है। इस दौरान मिसाइलें दागी गई और भीषण आग लगी। रिहायशी इलाका और आग की उठती लपटें दिखाई दे रही हैं, कई घरों को नुकसान।
तो ये देखिए 3 तस्वीरें हैं और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य इजराइल में ईरानी मिसाइल गिरी है। यहां पर लगातार अटैक किया जा रहा है, क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य इजराइल में 20 से ज्यादा धमाके हुए हैं और क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। ईरानी मिसाइलों से कैसे रिहायशी इलाके में आग लग गई, तीसरी तस्वीर आपके सामने। और ईरान के हमलों से तेल अवीव दहला है। ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब से अटैक किया है। तेल अवीव में 24 से ज्यादा ऐसी जगह जहां पर धमाके हुए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 24 से ज्यादा धमाके यहां पर हुए हैं क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल। ये देखिए तस्वीरें, TV9 भारतवर्ष के कैमरे में ये तस्वीरें कैद भी हुई। यहां से लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट पहुंचाई थी। और ये देखिए तो ईरान का क्लस्टर प्रहार इजराइल में विनाश। जी हां, क्लस्टर बम के अंदर दर्जनों छोटे बम होते हैं। 7000 मीटर की ऊंचाई पर ये बम अलग अलग हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, 8 से 12 किलोमीटर इलाके में फैल जाते हैं। ये बम, हर बम में करीब 2.5 किलो विस्फोटक होता है और जमीन पर गिरते ही विस्फोट होता है। बड़े इलाके में एक साथ कई धमाके होते हैं। क्लस्टर बम के इस्तेमाल पर अंतरराष्ट्रीय पाबंदी भी है। बावजूद इसके इस युद्ध में हम इसका इस्तेमाल देख रहे हैं। तो तबाही तो इजराइल में भी देखने को मिल रही है। इजराइल में ईरान का विध्वंसक हमला, आपको बताते हैं नेगेव में ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब गिराया। इजराइल के नेगेव में जोरदार धमाका देखने को मिला। नेगेव की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां परमाणु साइट मौजूद और ईरान का क्लस्टर बॉम्ब से अटैक देखने को मिला है। तो भारी तबाही और नुकसान इजराइल को। इजराइल के नेगेव की तस्वीरें, एक के बाद एक धमाके यहां पर होते हैं और ईरान ने टारगेट किया नेगेव। और देखिए ईरान का क्लस्टर हथियार, इजराइल परेशान। ईरान मिसाइल के अंदर क्लस्टर बम फिट कर रहा है और शहाब और खुर्रम शहर मिसाइल बम ले जाने में सक्षम है। क्लस्टर बम से लैस मिसाइल हवा में ही ओपन हो जाती हैं और कई बमों में एक साथ धमाका होता है जब वो जमीन पर अपने टारगेट एरिया में गिरते हैं। और क्लस्टर बम को रोकना एयर डिफेंस के लिए बहुत मुश्किल होगा। रडार के लिए भी इन बमों को एक साथ ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो ये सिचुएशन है क्लस्टर बम के इस्तेमाल को लेकर और इसका नुकसान भी हो रहा है। एक बार फिर से मनीष के पास चलते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास आएंगे, क्योंकि मनीष जब रिपोर्टिंग कर रहे थे रात के अंधेरे में तो क्लस्टर बम का अटैक हुआ था। मनीष ने उसको आंखों से देखा था। मनीष, हम समझना चाहेंगे, क्योंकि एक तो ये बैन भी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें, इसका इस्तेमाल जो है वो उसकी मनाही है, बावजूद इसका इस्तेमाल ईरान कर रहा है। आपने जो देखा वो क्या था, कितना ये इफेक्टिव रहा, इजराइल में किस तरह का नुकसान पहुंच रहा है, इसको रोक पाना कितना चुनौतीपूर्ण है इजराइल के लिए? बिल्कुल रवि, रूस यूक्रेन जंग में तो मैंने क्लस्टर बम का इस्तेमाल होते हुए देखा था, लेकिन पहली बार इजराइल में मुझे ये देखने को मिला जब बीती रात को हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और उस वक्त तेल अवीव के आसमान में ठीक जहां हम खड़े थे और मेरे सर के ऊपर में अगर कहूँ मैं आसमान में जब ईरान के मिसाइल आए और उसके बाद जब उसे एयर डिफेंस ने इंगेज किया तो अचानक ही उसमें से कई दर्जन के करीब जो है सो टुकड़े निकल कर आगे बढ़ने लगे, जो कि क्लस्टर बम के साथ होता है। ईरान ये हमेशा से बड़े गर्व के साथ बताता है कि उन्होंने ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल बनाए हैं जिसमें 1 टन के करीब वारहेड होता है और उसमें क्लस्टर म्यूनिशंस होते हैं, जो जैसे ही इंटरसेप्ट करने की कोशिश करे तो 80 टुकड़े में विभाजित हो जाता है और फिर वो 80 टुकड़े 80 अलग अलग जगह पर गिरता है। और तो आप समझ सकते हैं कि कितनी जनधन की हानि होती है। तो जाहिर है कि उसकी वजह से कई जगह पर तेल अवीव में वो गिरा और उसकी वजह से आग लगी, नुकसान पहुंचा। और जाहिर है कि इसका मतलब ये साफ तौर पर है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम चाहने के बावजूद उसको पूरी तरह से नुकसान करने से रोक नहीं पाता है। तो यही इस हथियार की सबसे बड़ी, अगर आप कहें तो खतरनाक बात है कि इसको आप इंटरसेप्ट कर दें तो भी नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए, ईरान और इजराइल के बीच 2000 किलोमीटर का फासला, वहाँ से जब मिसाइल आती है तो 15 से 20 मिनट लगता है और उस वक्त भले ही हम सभी बंकर में चले जाते हैं सुरक्षित, लेकिन जब क्लस्टर बम वाले मिसाइल आते हैं और फिर वो चारों तरफ उसका हिस्सा बिखरता है तो वैसी स्थिति में वो बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ पर
बिल्डिंग पर आकर गिरता है और उसमें कई बार लोगों की जानें भी जाती है, नहीं तो कम से कम प्रॉपर्टी को तो नुकसान बहुत बुरी तरह से होता ही। और सबसे बड़ी बात है कि इसका मैं खुद आंखों देखा गवाह था, जिसने अपनी आंखों से देखा जब सर के ऊपर में आसमान में तेल अवीव के इसी आसमान पे मैंने उन बमों को फटते हुए और कई टुकड़ों में होते हुए देखा था, और टीवी 9 के कैमरे पर वो सब हमने रिकॉर्ड भी किया। जी बिल्कुल मनीष, और लगातार वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, कैसे तबाही का मंजर देखने को मिला। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली सर, चुनौती तो इजराइल के लिए भी है, क्योंकि न्यूक्लियर साइट पे भले ही दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसी मिसाइलें, कई ड्रोन जो एयर डिफेंस सिस्टम को भेजते हुए इजराइल में नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो इससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि नो मैटर ये कितना भी प्रोपेगेंडा करें वेस्टर्न मीडिया, ईरान के पास बड़ी अच्छी कैपेबिलिटी है इन देशों पर हमला करने की। इजराइल के आयरन डोम, एरो, डेविड स्लिंग को उसको भेद करना उसको बड़ा अच्छा आ गया है, और वो सही टारगेट्स पर हमला कर रहा है। और ऐसे ही वे जो खाड़ी के देश हैं उनके ऊपर भी हमला कर रहा है कि उनके राडार से आईडी सिस्टम्स को पहले वो तबाह कर चुका है। उधर इजराइल भी कर रहा है। देखिए इनके साथ इनकी ताकत तो मैच नहीं हो सकती, एक तरफ ईरान और एक तरफ यूएसए एंड इजराइल, लेकिन ये बड़े सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक न्यूक्लियर का देखा जाए, जैसे आपने बोला कि इस्फहान पर हमला हो रहा है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। पिछले जून में इन्होंने फोर्डो पर इतना हमला किया और डिक्लेयर किया कि न्यूक्लियर हमने सब खत्म कर दिया है, यहाँ पर भी कर लें हमला। दूसरा, हमें क्या मालूम है कि वो पूरा जो उन्होंने 450 किलोग्राम 60% यूरेनियम को यहीं पर रखा हुआ है, या डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग जगह है, या किसी और कंट्री में चला गया है। तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। अभी जो देखने वाली बात यह है कि किस कंट्री के अंदर पनिशमेंट लेने की ताकत ज़्यादा है। ईरान ज़्यादा पनिशमेंट ले सकता है या अमेरिका और इजराइल ज़्यादा ले सकते हैं। इजराइल के एरिया सिर्फ 50 स्क्वायर किलोमीटर का है और परपिचुअल युद्ध में है, और अमेरिका की तो कैजुअलिटी लेने की शक्ति बड़ी कम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा। कोई इनमें पीछे ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो करके, और ये दोनों डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे। थोड़ी देर बाद में अमेरिका बोलेगा कि हम जीत कर आ गए, और ईरान बोलेगा कि हमारी जीत हो गई है। लेकिन जो नुकसान होना है वो नुकसान उससे पहले उधर हो जाएगा। बिल्कुल, अब सवाल यह है कि इस लॉस को सस्टेन करते हुए कौन इस लड़ाई में कितना लंबा जाएगा। और देखिए, इजराइल के तेल अवीव पर फिर से हमले हुए हैं और ईरान ने फिर हवाई हमला किया है। एयर स्ट्राइक के बाद भीषण आग लग गई। हवाई हमले से एक घर में भी आग लग गई। तो किस तरीके से इंपैक्ट भी दिख रहा है तेल अवीव में और इजराइल के अलग अलग शहरों में इन हमलों का। ईरान लगातार ये कोशिश कर रहा, चूंकि ईरान इसके पहले 12 दिन की लड़ाई में यह सफल प्रयोग कर चुका था, और अब उसका वास्तविक प्रयोग एक तरीके से इजराइल के ऊपर करता दिखाई दे रहा है। खासकर जो कमर्शियल कैपिटल तेल अवीव है उसको निशाना बनाया जा रहा, और जितने भी तरह के हथियार है उनका प्रयोग वो इजराइल के ऊपर कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि तेल अवीव टारगेट पर क्यों है, क्यों यहां पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और सबसे ज्यादा हमले ईरान की तरफ से। आर्थिक और वित्तीय केंद्र है तेल अवीव, हाईटेक कंपनियों के मुख्यालय यहां पर हैं, बिजनेस का प्रमुख क्षेत्र है, प्रमुख बैंकों का हेड ऑफिस यहां पर मौजूद है, शेयर बाजार, रक्षा मंत्रालय, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का मुख्यालय भी तेल अवीव में है। सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी तेल अवीव है। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात, हमले इजराइल की संप्रभुता और मनोबल पर सीधा प्रहार भी माना जा रहा है। और जिस तरीके से हमले हो रहे हैं दीपक वोहरा सर, इससे तो यही लग रहा है कि सीधे सीधे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तभी तेल अवीव में हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं, जेरूशलम में भी हमले हो रहे हैं, हाइफा की भी तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन सबसे ज्यादा तेल अवीव में ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दीपक सर। बिल्कुल सही फरमाया आपने बेटा, इट्स अ वेरी ब्राइट ऑब्जर्वेशन। अब मेरा ख्याल जंग उस लेवल पे पहुंच गई है कि दोनों तरफ विश्वास करते हैं कि रुकना तो पड़ेगा। अमेरिका की इक्विपमेंट लॉस बेयरिंग कैपेसिटी विदाउट लिमिट है, ह्यूमन लाइव्स लॉस बेयरिंग कैपेसिटी बहुत सीमित है। तो दोनों तरफ अब जंग तो ख़त्म होने की बातचीत शुरू हो गई होगी, वो सोच रहे होंगे कि अब ये होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैं देख रहा हूँ,
अब उस स्टेज पे पहुंचे हैं, मैक्सिमम डैमेज कर दीजिए ताकि इनको बहुत समय लगे वापस रिकवरी में। तो इसीलिए टेल अवीव पे हमले हो रहे हैं, उधर से इस्फहान पे हुआ जहां पर जनरल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, फिर उनकी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, रीआर्मामेंट फैसिलिटी सब इस्फहान में है, उसको भी वो ठोक रहे हैं। सो अब डैमेज करो, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब कहेंगे देखिए जी जंग मैंने शुरू किया था, अब मैंने भी सीज फायर करा दिया, मुझे नोबेल प्राइज दोबारा दे दीजिएगा। अब देखेंगे क्या। उनको तो नोबेल प्राइज मिल ही चुका है, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं उसी प्रकार का प्राइज उनको मिला हुआ है। वेनेजुएला ने दे दिया, हैंड ओवर कर तो दिया, अब क्या चाहिए उनको सर? सब कुछ चाहिए, दुनिया चाहिए, तेल चाहिए। दुनिया का शहंशाह एक ही होगा। गाजा पीस बोर्ड बनाया कि नहीं? संयुक्त राष्ट्र संघ गया अमृतसर, वो गाजा पीस बोर्ड न्यू यूएन बनेगा। आप देखते जाइए बेटा। ठीक है, अब सवाल यह है कि क्या वाकई में ट्रंप बहुत लंबा खींच पाएंगे इसको? यह बहुत बड़ा सवाल अमेरिका के अंदर से भी उठ रहा है। और देखिए बड़ी खबर इजराइल के नेगेव से है। नेगेव में विध्वंसक हमला हुआ है, ईरानी हमलों से दहला नेगेव। नेगेव में दिखी आग की लपटें, नेगेव में ही है डिमोना एटमी प्लांट। और इजराइल ने बोशहर में हमला किया तो ईरान ने नेगेव पर हमला किया। ये दोनों जगह बहुत ही अहम है, दोनों जगह दोनों देशों के परमाणु केंद्र है। आपको बताते हैं कि परमाणु केंद्र वाले शहरों पर इन हमलों के क्या अर्थ है, क्या इसके मायने हैं। तो मध्य पूर्व में एटमी संग्राम छिड़ा हुआ है, इजरायली अटैक हुआ है। देखिए इजराइल ने अटैक किया बोशहर पे, ईरान का परमाणु केंद्र, और ईरान ने अटैक किया कहां? नेगेव पर, जो कि इजराइल का न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। तो दोनों ठिकाने काफी अहम है। बुशहर परमाणु केंद्र की बात करें तो ईरानी परमाणु कार्यक्रम का यह प्रतीक माना गया और इसको अटैक करके एक मैसेज देने की कोशिश। फारस की खाड़ी के तट पर यह मौजूद है जहां पर इसे निशाना बनाया गया। परमाणु ऊर्जा परियोजना का यह बड़ा हिस्सा रहा है और इसका जिक्र हम लगातार देखते भी रहे इसके पहले। और नतांज परमाणु रिसर्च सेंटर की बात करें, 40 से 150 मेगावाट क्षमता का रिएक्टर यहां पर है जहां से ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है और प्लूटोनियम उत्पादन होने की संभावना है यहां पर। और इजराइल की परमाणु शक्ति का ये केंद्र भी है, इसको निशाना बना के इजराइल को भी एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश है। परमाणु केंद्रों पर हमले से बड़ी तबाही का खतरा है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे मामले में। कोहली सर, अब तो ये बहुत साफ हो गया है कि कोई भी चीज इस जंग में स्पेयर नहीं की जाएगी, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। अब वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो, वो चाहे क्लस्टर बम हो, फास्फोरस बम हो, मतलब अब कोई नियम या लिमिट नहीं है इस वॉर में। नियम तो जब ये युद्ध शुरू हुआ था तभी से वो नियम तोड़कर ही आए थे ये लोग। अमेरिकन ने जो आके युद्ध किया, कोई यूएन से तो अप्रूवल ली नहीं है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी ताकत ये लगा रहे हैं, इजराइल और अमेरिका। नहीं मतलब मेरा ये सवाल था कि अब दोनों तरफ से कोई रूल रहे नहीं है वॉर। नो होल्ड्स बार सिचुएशन है कि कोई नियम नहीं है, जितना बर्बाद कर सकते हो एक दूसरे को बर्बाद करो। और ये भी एक इंडिकेशन देता है कि हम शायद इसके पास जा रहे हैं कि अभी ये शायद सीज फायर या कुछ समय में ये चीज़ हो जाए, क्योंकि ज़्यादा इसमें अचीव होने वाला नहीं है इनको। और अमेरिका की एक और वीकनेस है वो उनका डोमेस्टिक प्रेशर। इक्विपमेंट तो वो ठीक है उनके पास बतेरे हैं, जबकि वो प्रोड्यूस करने की शक्ति भी इनकी कम है। यूक्रेन वॉर में बिल्कुल सिद्ध हो गया था, लेकिन डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा इनके ऊपर। और ईरान जबकि बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो लोग, जैसा आपको मालूम है कि बिल्कुल कट्टर लोग हैं कि वो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन वो हार नहीं मानेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे। लेकिन एक बात इसमें और हो रही है जो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जो खाड़ी देशों में जहाँ पर इनके बेसेस थे उनकी रक्षा नहीं कर पाने के कारण पूरे विश्व को क्या संदेश जा रहा है, कोरिया, ताइवान, जापान, वो क्या सोच रहे हैं कि भाई हमारी रक्षा क्या की जाएगी, कौन फ्यूचर में इनके साथ रहेगा। सर लेकिन एक छोटा सा एक कमेंट आपका, एक कमेंट लूंगा इस पे और जब लौटूंगा तो। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है प्रगति, उस खबर के बाद हम वापस लौटेंगे क्योंकि वो सवाल भी काफी अहम है, लौटेंगे उस पे। और एक और बड़ी खबर, एम्स्टर्डम में भीषण धमाके की तस्वीर। बिल्कुल यहां से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहूदी स्कूल को निशाना बनाया गया और धमाके के बाद स्कूल को भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, एम्स्टर्डम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारी नुकसान पहुंचा है। शहर के मेयर ने कहा जानबूझकर हमला हुआ है, जानकर ये हमला किया गया है। और देखिए जंग के बीच अमेरिका को ईरान की चेतावनी, मिसाइल तबाही के बाद ड्रोन ताकत दिखाएंगे, पैट्रियट भी हमारे ड्रोन को नहीं रोक पाएगा। ईरान ने जारी किया ड्रोन जखीरे का वीडियो।
ईरान की ड्रोन ताकत अमेरिका को संकट, क्योंकि संकेत तो यही मिल रहे हैं। शाहिद 136 शाहिद का इस्तेमाल लगातार ईरान की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। झुंड में लॉन्च हो जाता है और एक साथ कई ठिकानों पर हमला भी इससे किया गया। राश 2 की बात करें तो इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर और सटीक हमला करने में है ये सक्षम। बिल्कुल। और देखिए, अगला घातक हथियार है मुहाजिर, और ये 12 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। 4 गाइडेड बम को ले जाने में सक्षम है। सर्विलांस प्लस यानी कि सर्विलांस के साथ स्ट्राइक भी करने में सक्षम है। दोनों काम ये बखूबी निभा सकता है, इसलिए इसकी अहमियत और ज्यादा। शायद 129 400 किलो पेलोड ले जाने में सक्षम है। ईरानी सेना का मुख्य मल्टी रोल ड्रोन है, जिसका कई तरीके से इस वक्त युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आप देखिए, ड्रोन्स की ताकत ईरान दिखा रहा है। लेकिन दीपक सर, जो सवाल मैं पूछना चाहता, मोटिवेशन बिहाइंड दिस वॉर, इजराइल के एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन है। ईरान में एक डिक्टेटर इस्लामिक रेजिम को बचाने का सवाल है, क्योंकि वहां पूरे ईरान की शायद ये बात ना भी हो, लेकिन इजराइल के एग्जिस्टेंस का सवाल है। अमेरिका के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो मामला सिर्फ पैसे का है। ये 3 मोटिवेशन जो हैं वो आपको इस जंग के पीछे दिखते हैं, और किस मोटिवेशन में ज्यादा ताकत दिखाई देती है जो लंबा खींच सके इस युद्ध को? आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा बेटा जिसका जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन मैं उस एरिया में रहा हूँ, आपको बता देता हूँ। बिल्कुल सही कहा है कि इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल है। एक लीडर होते थे, मैं उनको जानता था, ईरान के प्रेसिडेंट अहमदीनेजाद, वो मर गए, उनको मार दिया था अटैक में। मैं जब सूडान में आपका रातू था, सुना था उनको ओपनली पब्लिकली कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है, यहूदियों को बर्बाद कर दो, हटा दो इस दुनिया से। ये उनके संविधान में था, हिजबुल्लाह के संविधान में आज भी है कि इजराइल हैज़ नो राइट टू एग्जिस्ट। तो इजराइल लड़ रहा है अपनी सर्वाइवल के लिए। दूसरी तरफ आपने पूछा अमेरिका का, ऑफ कोर्स अमेरिका को तेल पे कंट्रोल चाहिए सारी दुनिया का। वेनेजुएला का ले लिया है, रूस एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, उस पर कुछ वो कर नहीं पाएंगे। सारा मिडिल ईस्ट उनके कंट्रोल में। एक बचा था ईरान, उसको भी अब इन्होंने खत्म कर दिया, उसकी ऑयल को कंट्रोल करेंगे। फाइनली ईरान वो लीडरशिप चाहता था इस्लामिक उम्मा की, नहीं मिलेगी जब तक जिहादिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, किसी और को नहीं लेने देगा। ईरान जितनी मर्जी कोशिश करे, ये लीडरशिप उनको नहीं मिलेगी। शिया देश है, अरब सब सुन्नी है। और बेटा एक फाइनल चीज़, मेरे जितने अरब फ्रेंड्स हैं वो सब मुझसे यही कहते थे कि हमें ईरान से ज़्यादा खतरा है, हमको इजराइल से इतना खतरा नहीं, तभी तो उन्होंने दोस्ती कर लिया। लेकिन ईरान इस बात को समझेगा नहीं, मालूम नहीं क्यों लड़ रहा है। ठीक है सर, ये तो इक्वेशन समझ में आता है। लेकिन अब देखिए, इस लड़ाई का असर क्या है? इस लड़ाई का असर ये है कि पूरी दुनिया में फ्यूल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रगति, इस वक्त देश के कई शहरों में हम कतार देख रहे हैं। बिल्कुल। और राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो यहाँ एलपीजी सिलेंडर के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। जम्मू की बात करते हैं, जम्मू में लोगों का कहना है कि उन्हें बुकिंग के बाद भी एलपीजी सिलेंडर नहीं मिला है। यही हाल लखनऊ का भी है, जहां लोगों को काफी देर लाइन लगने के बाद, लाइन में खड़े होने के बाद भी निराश होकर घर वापस लौटना पड़ रहा है। भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी लोगों को सिलेंडर के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। और देखिए, ईरान यूएस इजराइल जंग के बीच देश के कई हिस्सों से एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरें भी सामने आ रही है। जम्मू में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। देखिए संवाददाता रमन सैनी की एक ग्राउंड रिपोर्ट। यूएस, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच भारत में एलपीजी सिलेंडर को लेकर लगातार मारामारी की खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि जम्मू में अभी तक ये कंडीशंस नहीं थी, जम्मू में जो सप्लाई है वो स्मूथली चल रही थी, लेकिन अब लोगों के अंदर एक पैनिक जो है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है इस बात को लेकर कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से युद्ध के बादल और ज़्यादा गहराते जा रहे हैं, संकट और ज़्यादा गहराता जा रहा है, ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों को गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की चिंता जो है वो लोगों को सता रही है। और ऐसे में अब आप जम्मू में भी देखेंगे तो बहुत सारी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकलकर गैस एजेंसीज के दफ्तर में पहुंच रहे हैं। लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका और कब से आप खड़े हैं? राजेंद्र सिंह, हो गया 1 घंटा सर मैंने खड़ा हुआ। मेरी बुकिंग जो है ना 5 तारीख का मेमो काटा है, कैश मेमो, होम डिलीवरी का। मैंने 2 बार इनको कंप्लेंट भी कहती आ जाएगी गैस, आज तक नहीं पहुंची। तो जम्मू में लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी आप सुन रहे थे। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं। भोपाल में भी एलपीजी सिलेंडर का संकट देखने को मिल रहा है। यहां से हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में युद्ध का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत में एलपीजी सिलेंडर को लेकर
किल्लत नज़र आ रही है, दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, सिलेंडर लोगों तक पहुंच रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आपको भोपाल से टीटी नगर की दिखाते हैं, जहां पर लंबी कतार, और रोज़ाना हम यहां पर पहुंच रहे हैं। रोज़ाना यहां पर आते हैं तो कभी 200 सिलेंडर या 200 लोगों की लाइन थी, जो आप पहुंचते पहुंचते 1000 के पार तक पहुंच रही है। काम का छोड़ कर आ रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। छोड़ करके आ रहे हैं, और कल भी छुट्टी हो गई थी, आज भी छुट्टी हो गई। उधर ड्यूटी कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, वो भी छोड़ के आ रहे हैं। 2 दिन से घर में कुछ बना नहीं, ऐसे ही। और यूपी की राजधानी लखनऊ में लोग सिलेंडर के लिए परेशान नजर आए। उनका कहना है कि देर रात 3 बजे से वो लाइन में लगे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सिलेंडर मिलेगा भी या नहीं। देखिए संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। उनका कहना है कि उन्हें सिलेंडर के बिना कोई उपाय नहीं है, रसोई में खाना ही नहीं बन सकता, तो फिर वो कहाँ जाएं? क्या नाम है? अपना नाम बता दीजिए जरा। ज्योति अवस्थी। कितने बजे से लाइन में खड़े? सुबह 4 बजे से। 4 बजे से क्यों खड़े होना पड़ा? सरकार तो कह रही कि कोई किल्लत नहीं, लोगों के अंदर डर ज्यादा हो रहा है। अभी तक तो गाड़ी नहीं आई, वेट कर रहे हैं। किल्लत नहीं है तो गाड़ी तो आनी चाहिए ना। अभी तक तो किल्लत है, या तो कुछ हो, बीच में किसी ने परेशान करने के लिए कालाबाजारी है, या जैसे कम रेट का सिलेंडर है उसको पैनिक सबको करके उसको ज़्यादा रेट पे बेचने के लिए ये सब किए जा रहे हैं। 3-4 बजे से खड़ी हैं। एक बात बताइए, क्या सच में घर में सिलेंडर नहीं है या फिर आप रिजर्व में रख लेना चाहते हैं, इसके लिए आए? नहीं, रिजर्व में क्यों रखेंगे, किल्लत है। किसी के घर में सिलेंडर होगा या फिर ईंधन होगा तो फिर वो सुबह के 5 बजे से इस तरीके से लाइन में खड़ा नहीं होगा, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के। और तमाम ऐसे लोग हैं आप देखिए कि जो कि यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि गोदाम की तरफ से अभी तक ये स्पष्टता नहीं की गई है कि आज कोई सिलेंडर से भरी हुई गाड़ी आएगी। तो गाड़ी आएगी या नहीं, जिनके घर में सिलेंडर खत्म हो चुके हैं, सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें हो रही है। अब बात राजधानी दिल्ली की एलपीजी के संकट पर। विवेक शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के झंडेवाला इलाके में, जहां सुबह से ही गैस लेने आए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जहां तक नजर जाती है आपको यहाँ पर लोगों की लंबी लाइन जो है वो देखने को मिलेगी। कई लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि वो सुबह 6 बजे से यहाँ पर लाइन लगाए हुए खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं गैस एजेंसी के खुलने का, जिसके बाद वो अपना सिलेंडर ले सकें। कई लोग ये शिकायत है कि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है, काफ़ी दिनों की बुकिंग है लेकिन अभी तक उन्हें सिलेंडर नहीं मिला है। इसी के चलते वो खाली सिलेंडर लेकर एजेंसी के बाहर पहुंचे हैं। लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैम क्या नाम है आपका? संजना। मैम किस तरह की दिक्कतें आपको हो रही हैं? मैम सर कल भी आए थे, कल भी हमें सिलेंडर नहीं मिला और बुकिंग तो हो ही नहीं रही है। 3 दिन से हमारे घर में चूल्हा ही नहीं जला और हम परेशान।